हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तैयारी 360 आईएएस। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपने बोर्ड में देख ही रहे होगे कि ज्योग्राफी पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं। आप सबका पेपर बहुत पास है, तकरीबन मुझे लग रहा है 15 to 20 डेज ही रह चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अभी ये नेचुरल है कि आप थोड़ा प्रेशराइज फील कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे सब पढ़ भी लिया लेकिन सब कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये होता है, ये ऐसा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, जो आपका ये पेशेंस का टेस्ट जो है ना जरूर लेता है। तो इस वक्त आपको ज्यादा नहीं सोचना है, कोशिश करिए कि पीवाईक्यूज कर पाए इस वक्त, है ना। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे या टेस्ट सीरीज कोई भी अगर आप देते हैं तो बढ़िया रहेगा। टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। बस आप इसको एक बात समझनी है आपने कि ये सिर्फ एक तैयारी का पार्ट है आपका, क्या टेस्ट सीरीज। तो चलिए आपके मोराल को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस के जरिए। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपको जैसे पता है कि जब भी कोई भी प्लेस न्यूज में आती है, राइट, तो उस प्लेस को लेकर, उस कंट्री को लेकर जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, यूपीएससी बहुत कोशिश करती है हर बार उसको पूछने के लिए। आप कभी देखिएगा, है ना। जैसे बाई चांस कोई कंट्री डिस्प्यूट में है तो वहां के माउंटेन्स पूछ लिए, वहां के प्लेट्यूज पूछ लिए, वहां से कौन सी रिवर निकल रही है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए। तो एक मैच द फॉलोइंग है, ये आपको पेयर बताने कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। बोल रहे एबिसीनियन प्लेट्यू जो है वो मिलता है अरेबिया में, क्या ये करेक्टली मैच्ड है? 100% हमें पता है कि नहीं, क्योंकि एबिसीनिया इज द ओल्ड नेम ऑफ व्हाट इथोपिया, और एबिसीनियन प्लेट्यू आपको अफ्रीका के इथोपियन कंट्री में मिलता है। बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद बच्चा बोल रहे हैं एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स आपको मिलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में। दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, क्योंकि एटलस माउंटेन आर एग्जांपल ऑफ यंगफोल्ड माउंटेन्स व्हिच आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, जहां पे आपका मोरक्को, अल्जीरिया ये कंट्रीज पड़ती हैं। और याद रखिएगा इस बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एटलस माउंटेन पे ही बचा जो आपका मराका स्टेट थी, वहां पे आपको क्या देखने को मिला लास्ट टाइम? डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्टिबल आपको अर्थक्वेक देखने को मिला। एपिसेंटर एटलस माउंटेन था, इसको भूलिएगा नहीं। डन। उसके बाद बोल रहे गुआना हाईलैंड्स कहां पे हैं? साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। तो दिस इज रॉन्ग बच्चा, आपका गुआना हाईलैंड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं वेनेजुएला के पास, और बच्चा वहां पे गुआना कंट्री है, वहां पे आपको मिलते हैं। याद रखिएगा। तो ये आपका साउथ वेस्ट अफ्रीका में नहीं, कहां पे है ये? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहां पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। फिर आ गया बच्चा ओकावांगो बेसिन। तो ये बेसिन जो है ये कहां मिलता है? आपका पटागोनिया में। नो बच्चा, ये आपका पाया जाता है कहां पे? आपको साउथ अफ्रीका में। तो इसमें से कितनी स्टेटमेंट गलत होगी बच्चा? ए गलत, सी गलत, डी गलत। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच कर रहा है? तो सी है। डन बच्चा। चलें, तो ये सारा आगे लिखा हुआ है लेकिन मैं यहां पे जाता नहीं हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बोल रहे हैं जो दिन और रात होने की बात नहीं हो रही, क्या बोल रहे? वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। यानी कि अगर आप देखोगे गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, डे टाइम बढ़ जाता है। सर्दियों में डे टाइम कम हो जाता है। सर्दियों में क्या होगा? नाइट टाइम बढ़ जाएगा, सर्दियों में आपका डे टाइम कम हो जाएगा। ये किसके कारण है? कौन सी नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से आपका डे और नाइट में फर्क पड़ता है। याद रखिए, लिखा है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। बच्चा ये गलत है, क्योंकि अर्थ के रोटेशन से सिर्फ और सिर्फ आपका डे और नाइट होता है। अर्थ की रोटेशन से सिर्फ डे और नाइट, उसकी ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन और रात इज बिकॉज ऑफ व्हाट? रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। फिर बोला द रेवोल्यूशन अराउंड, राउंड नहीं बच्चा, अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, मतलब धरती का सन के चारों तरफ घूमना, इसकी वजह से आपको दिन और रात के टाइम में फर्क देखने को मिलता है सीजन टू सीजन। नहीं बच्चा, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बोला लैटिट्यूडल पोजीशन, तो इसको छोड़ दो ना, इतना तो मुझे लग रहा है कि आप बच्चे ट्रेंड होंगे, इतना तो यूपीएससी वाले बच्चे से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इसको कभी करेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा द ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट, कि भाई जो आपका धरती में जो दिन और रात में फर्क आता है वो धरती का चारों तरफ घूमना प्लस टेढ़ा घूमना। ऑन इट्स एक्सिस अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्ट, ठीक है। इस 23.5 डिग्री एंगल से टिल्ट होने की वजह से और सन के आगे पीछे चक्कर लगाने की वजह से आपको डे टाइम और नाइट टाइम पे एनुअली क्या देखने को मिलता है? उसके लेंथ में आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बचा।
याद रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड बोला नर्मदा रिवर। सबसे पहले नर्मदा रिवर, यू नो दैट नर्मदा इज एन एग्जांपल ऑफ पेनिनसुलर रिवर। नर्मदा इज एन एग्जांपल ऑफ पेनिनसुलर रिवर व्हिच फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट। Majorly on peninsular India, rivers flows towards east because the slope of peninsula is from what? East, west to east, है ना? स्लोप ऐसी है, ढलान ऐसी है। तो मेजरली जो पेनिनसुला पे आपकी नदियां चलती है, चाहे मैं बात करूं कृष्णा की, गोदावरी की, कावेरी की, महानदी की, सुवर्ण रेखा की, दे ऑल फ्लोज टुवर्ड व्हाट? बे ऑफ बंगाल। बट नर्मदा इज एन एक्सेप्शनल रिवर। सिर्फ नर्मदा नहीं, नर्मदा के साथ तापी भी है। Why is it so? It is because of जब बच्चा पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका टकराया था, है ना, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का टकराव हुआ था, इंडियन प्लेट का टकराव हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ, तो आपको विंध्या और सतपुरा रेंज के पास आपको क्या देखने को मिला था बच्चा? आपको रिफ्ट यानी दरारें। और वो रिफ्ट जो है उसका बच्चा, रिफ्ट का पोजीशन जो स्लोप जैसे है वो कहां से कहां चला गया? आपका आ गया ईस्ट टू वेस्ट। तो बच्चा यहां पे याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? व्हाई नर्मदा फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट? व्हाई? जिसमें अगर मेजरली आप देखोगे मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट। व्हाई नर्मदा फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट? तो आंसर इज ए। व्हाट? ए। इट ऑक्युपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है कि नर्मदा जो है विंध्या और सतपुरा के बीच से फ्लो करती है, और ये रिफ्ट विंध्या और सतपुरा के बीच में, बट विंध्या और सतपुरा कारण नहीं है, दैट इज अ स्लोप व्हिच इज द रीजन बिहाइंड इट। मेरी बात क्लियर? तो बच्चा 3 और 2 इसमें गलत है, आपका ऑप्शन 1 जो है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। ठीक, अब बोला कि आपको हमारे प्लैनेट अर्थ में, अगर कोई आपको पूछे अर्थ में 2 तरीके की सरफेस है ना, 2 तरह की, एक है लैंड सरफेस, एक है वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस है वो कितना एरिया ऑक्युपाई करती है बच्चा? आपका 71% एरिया ऑक्युपाई करती है। अगर मैं 70% एरिया को 100% कर दूं तो आपको पता चलेगा कि 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, यानी कि वो ओशन है। 97% वाटर जो ओशन है उसमें से बच्चा 3% वाटर। ठीक, अगर आप 3% वाटर को 100% सपोज कर लेते हैं, हम क्या करते हैं? 3% वाटर को हम अगर 100% सपोज कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा बच्चा आपका कि 70% वाटर जो है बच्चा वो एग्जिस्ट करता है आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में। मतलब हम इसको पी ही नहीं सकते। तो आपका याद रखिएगा जो 3% वाटर है ना आइस कैप्स में, 70% वाटर जो है आइस कैप्स में फॉर्म में क्या है भाई साहब? आपका फ्रोजन है। इसको हम पी नहीं सकते ऑब्वियसली, फ्रेश वाटर है, चाहे मीठा पानी है, बट पी नहीं सकते। इसके बाद सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दैट इज याद रखना ग्राउंड वाटर। क्या है? दैट इज ग्राउंड वाटर। तो क्या लिखा है? ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, राइट। इसके बाद सबसे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन फ्रेश वाटर का किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज योर बच्चा क्या? ग्राउंड वाटर। याद रहेगा। तो यहां पे सिंपली आंसर क्या लिखना है? इट एग्जिस्ट एज अ ग्राउंड वाटर। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नई चीज लाने की जरूरत। इसमें बच्चे बहुत घबराए थे जब ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया, तो इसमें बहुत घबराए थे कि जो भी आपको अर्थ सरफेस में लगातार जो चेंजेस देखने को मिलती है, आज से उठाओ आप, आज से अगर आप 50 साल पहले की तस्वीर उठाओगे तो अर्थ की जो सरफेस की जो में आपको काफी बदलाव देखने को मिलेगा। आज से अगर बाई चांस आपको कोई इमेज मिलती है 200 साल पहले की, अगर साइंटिस्ट कुछ ऐसी इमेज बना के आपको दिखाते हो, आपको बहुत सारी चेंजेस और देखने को मिलेगी। आज से 1 करोड़ साल पहले सरफेस की बहुत ज्यादा चेंजेस थी। बोला क्या क्या फैक्टर्स है? क्या ये नीचे दिए गए जो आपके ये जो फैक्टर्स हैं, क्या ये आपके अर्थ सरफेस में चेंज लाते हैं? क्या इनमें से कोई आपके फैक्टर्स अर्थ सरफेस में चेंज लाते? तो आप बताइए कौन कौन से आपके ऊपर दिए गए आपकी फोर्सेस हैं या ऊपर दिए गए आपके क्या है बच्चा स्टेटमेंट जो अर्थ सरफेस में चेंजेस लाती हैं? तो बच्चा कोई शक नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, द रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सन। बच्चा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस हीट की वजह से बहुत सारी चेंजेस हमें अर्थ में देखने को मिलती है। विंड का ओरिजिन होना, मेरे दोस्तों आपका टेम्परेचर डिफरेंस देखना, आपका बच्चा प्रेशर बेल्ट का बनना, ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अर्थ सरफेस में काफी चेंजेस देखने को मिलती है। पहला स्टेटमेंट सही है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब द एनर्जी व्हिच इज इनसाइड द अर्थ। आपने अगर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी हो विच इज गिवन बाय आर्थर होम्स,
तो यू विल गेट टू नो कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उसे सॉल्व किया कि किस तरीके से माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, किस तरीके से आपके ओशंस बने, किस तरीके से सी बनी है। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होगी? आपकी अपनी हीट which is responsible for what? your plate movements। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी हो, ये आपकी यही जियोथर्मल एनर्जी है जिसमें जब दो प्लेट्स टकराती हैं तो एक प्लेट क्या हो जाती है बच्चा? आपकी जब वो सबमर्ज हो जाती है, वो मेंटल में जाके मेल्ट होके, तो भैया वही जो है आपका मैग्मा के फॉर्म में बाहर आता है, वॉल्केनिक इरप्शन करती है। तो आपको 100% इससे भी चेंजेस देखने को मिलती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वॉज एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स जिसमें आपको अर्थ के सरफेस में काफी सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं। अर्थ की शेप ही आप उठा लो तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे काफी डिपेंड करती है। यू गॉट इट। प्लेट मूवमेंट्स मैंने अभी आपको बताया 100% प्लेट मूवमेंट से आपके अर्थ सरफेस चेंजेस आ रही है। रोटेशन ऑफ द अर्थ से बिल्कुल क्यों नहीं बचा? रोटेशन ऑफ अर्थ से क्यों नहीं चेंजेस आ रही? रोटेशन ऑफ अर्थ प्रोड्यूस करता है आपका कोरियोलिस फोर्स। करता नहीं करता? अगर कोरियोलिस फोर्स ना होता, रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं होती, तो आपको आज अगर अर्थ रोटेशन रोक दे तो भैया धरती में लाइफ खत्म हो जाएगी बच्चा। क्या हो जाएगी? धरती में लाइफ खत्म हो जाएगी। अर्थ के रोटेशन की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं आपको अर्थ सरफेस में उससे चेंजेस देखने को मिलती हैं। अर्थ अगर रुकी रहती तो एक जगह कंप्लीट ठंड होती, एक जगह बच्चा बहुत ज्यादा गर्मी होती। मेरी बात, पहले तो लाइफ होनी ही नहीं थी, वो तो ये बैरन लैंड होता, ये कुछ नहीं होता। और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसमें बच्चा कोई शक ही नहीं है। अर्थ सरफेस में काफी सारी चेंजेस आपके रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ से भी देखने को मिलती है। तो सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है इसका? करेक्ट है बच्चा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? समझ के बोला दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं, रीजन आप उठाना स्पेसिफिक, जैसे आपको जापान के पास आपको बहुत फिशिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद आप न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास आए कभी, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड कहां पे? आपका कनाडा में। यहां पे आपको बहुत फिशिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी नॉर्थ सी, आई होप मुझे आपको बताने की जरूरत ना पड़े, नॉर्थ सी यूरोप में है ना। और नॉर्थ सी को कौन सराउंड कर रहा है बच्चा? आपका नॉर्थ सी के, इमेजिन कीजिएगा, नॉर्थ सी के वेस्ट में आपका इंग्लैंड है, नॉर्थ सी के ईस्ट में आपका डेनमार्क है, नॉर्थ सी के साउथ में आपका क्या बच्चा? जर्मनी है, थोड़ा फ्रांस लगता है। समझ पा रहे हो? और नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल के साथ कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ डोवर, मैंने पढ़ाया हुआ है। ये नॉर्थ सी में बच्चा आपका ग्रैंड बैंक है, न्यू फाउंडलैंड्स में फिशिंग बैंक्स हैं, जापान में फिशिंग बैंक्स हैं। बोला क्या कारण है बच्चा? आप देखिएगा, अगर आपने ओशनोग्राफी में ओशन करंट्स टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा बच्चा कि न्यू फाउंडलैंड में इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। न्यू फाउंडलैंड में दो ओशन करंट्स कन्वर्ज करती हैं। नीचे से आती है आपकी गल्फ स्ट्रीम, क्या आती है? गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से आती है बच्चा आपकी क्या? लेब्राडोर करंट। क्या आती है? लेब्राडोर करंट। जापान में कौन कौन सी करंट्स है बच्चा? आप याद रखिएगा, जापान में नीचे से आती है कुरोशियो करंट और ऊपर से आती है ओआशियो करंट। बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दीज टू, ठीक है ना, डिफरेंट करंट जिनका टेम्परेचर डिफरेंस है, इनकी वजह से क्या होता है भैया? कोल्ड करंट, वार्म करंट मिलती है। तो वो सबसे सूटेबल कंडीशंस बताती है किसके लिए बच्चा? आपके फिशिंग के लिए। किसके लिए? फिशिंग के लिए। याद रहेगा तो इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट कन्वर्जेंस बच्चा। याद रहेगा। नेक्स्ट चल रहे हैं हम नेक्स्ट चल रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब बोला मेरे दोस्तों कि बताइए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आपको क्या यूनिकनेस जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में देखने को मिलती है बच्चा? बोला बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े ट्री होते हैं और कैनोपी मतलब छतरी, ऐसे छतरी बनी होती है, राइट? ऐसे कैनोपी बनी होती है, राइट? कैनोपी टाइप फॉरेस्ट होंगे। आपको ये पूरी सनलाइट यहीं रोक लेते हैं। ग्राउंड वाटर में आपको ग्राउंड सरफेस में बचा, आपको सरफेस में ना आपको सेकेंडरी वेजिटेशन मिलती नहीं है। यहाँ पे वेजिटेशन क्यों नहीं मिलती? सनलाइट पहुंच नहीं पाती, ठीक? तो ये पहला बिल्कुल सही बोला। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एग्जाम्पल है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट एग्जाम्पल है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। यहां पे आप देखोगे यू विल सी डाइवर्सिटी इन ट्री स्पीशीज। एक ही जगह में आपको इतनी डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी, तो यहां पे एक साथ बहुत डिफरेंट ट्री स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल सही, ठीक है? और बोला यहां पे न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स मिलेंगी। एपीफाइट्स वो बच्चा आपके प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पे क्या करते लगते हैं, जैसे बेल होगी, है ना? तो याद रखिएगा आपका ये तीनों के तीनों जो हैं आपके बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्तों, ठीक है? चलें आगे। अब बोला एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर,
in interior of continent is high. First, what is annual range of temperature? Annual range of temperature का मतलब है कि भाई the difference between the coldest and the hottest month. The difference of temperature between the coldest and the hottest month. कि मतलब अगर आप देखोगे अभी इंडिया में hottest month is जून, coldest month is what? जनवरी. अब जितना इनमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हम बोलेंगे बच्चा इसी टेम्परेचर डिफरेंस को सपोज करो कि जून में बच्चा टेम्परेचर जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, जनवरी में जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस इज वेरी हाई, है ना. इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं क्या? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. क्या बोलते हैं? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इसको बोलते हैं. अब एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहां पे क्या डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस का, राइट. अगर वही जनवरी में 40 डिग्री, जून में 40 डिग्री होता और जनवरी में बचा आपका 35 डिग्री होता, तो हम बोलते दैट एनुअल डिफरेंस इज, है ना, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 मंथ्स वो क्या है? बहुत कम है. यानी पूरे साल जो है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर रह रहा है. लेकिन अब देखिए बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप कभी भी इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आप चाइना के इंटीरियर में चल जाओ जहां पे डेजर्ट एरिया है, आप इंडिया के इंटीरियर में चले जाओ जैसे पंजाब, यहां पे आपको पंजाब, आपको हरियाणा, आपको यूपी, आपको बिहार में गर्मी में बहुत गर्मी लगेगी, सर्दी में भी बहुत सर्दी लगेगी. इतना टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है इन इंटीरियर रीजन में? तो याद रखिएगा बच्चा, उसका आंसर जो सिर्फ यही है कि आपका मेरे दोस्तों क्या है? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर. क्योंकि जमीन जो है वो बहुत जल्दी गर्म भी होती है, बहुत जल्दी ठंडी भी होती है. और दूसरी बात याद रखिएगा, आपका यहां पे कॉन्टिनेंट्स में कोई वाटर बॉडी पास ना होने की वजह से यहां पे मुंबई की तरह कभी भी थ्रू आउट ईयर टेम्परेचर मॉडरेट नहीं रहता है. ये जितना आपका एरिया बच्चा कॉन्टिनेंट के अंदर होगा ना, मतलब वो लैंड है, वो लैंड गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म होगी, सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडी होगी. इधर बात आ जाती है बच्चा स्पेसिफिक हीट की. किसकी बात आ जाती है? स्पेसिफिक हीट की. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बताऊं, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज the heat required, sorry, specific heat को मैं क्या बोलेंगे? The heat required to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. यानी कि अगर ये 1 gram of substance है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. अब मुझे इसका टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस कर रहा है. कितना कर रहा है? 11 डिग्री सेल्सियस. तो मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी ना. अब कितनी हीट मुझे इस 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, यानी कि 10 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? आपका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. अब याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट लैंड का हमेशा क्या होता है? लेस होता है. वाटर का हमेशा क्या होता है बच्चा? आपका हाई होता है. लैंड का लेस होने का मतलब क्या हो गया कि भाई लैंड को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाना है आपका, उसको 1 ग्राम लैंड का अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको हीट आपको कम देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज सॉलिड इन नेचर. तो हीट इतनी डीपली पेनिट्रेट नहीं होती. लेकिन वहीं पे अगर आप वाटर को हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से, तो उसको ज्यादा हीट चाहिए, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट. तो हीट क्या होगी? एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी, हीट फैल जाएगी, जिसकी वजह से उसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी. क्या करने के लिए मेरे दोस्तों? उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए. तो याद रखिएगा, इसका आंसर ये है. और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हो. बोल रहे हैं इंडिया में जो कोल पाए जाते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए. सबसे पहले इंडिया में जो कोल मिलते हैं, दे बिलोंग टू गोंडवाना पीरियड. गोंडवाना पीरियड मतलब अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी हो, व्हिच वाज गिवन बाय अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, है ना, आपका उसका नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर. इन द ईयर 1912, अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल दीज प्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना, were once together, है ना, and they formed a one huge landmass which was called Pangea. And this Pangea got broken into 2 आपका parts. The northern part was called Laurasia, the southern part was called Gondwana land. उस गोंडवाना लैंड के टाइम पे बचा, वहां पे जो वेजिटेशन क्या हुआ बचा? आपका सबमर्ज हुआ, धरती के अंदर गया, एंड इट कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल. उसी कोल को हम क्या बोलते हैं? गोंडवाना कोल. तो इंडिया में बच्चा आपको 98% क्या मिलता है? गोंडवाना कोल. बट इंडिया में इतना ज्यादा कोल रिजर्व होने के बाद भी इंडिया में बच्चा कोल जो है वो काम नहीं आता स्टील बनाने के, बिकॉज वो कोकिंग कोल नहीं है.
वो क्या नहीं है बच्चा? आपका कोकिंग कोल नहीं है। कोकिंग कोल इज रिक्वायर्ड टू मेक व्हाट? योर स्टील। स्टील कोकिंग कोल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्टील बनाने के लिए, इसलिए इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर व्हाट? फॉर कोकिंग कोल। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा हम कोकिंग कोल लाते हैं। अब व्हाई इट इज सो? अगर कोई आपको पूछे इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप बोलोगे उसका भाई साहब कैलोरीफिक वैल्यू लो है। कैलोरीफिक वैल्यू लो होना मतलब कि वो कम क्या करता है? आपका एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज्यादा ऐश रिलीज करता है, ज्यादा राख निकलती है, ज्यादा स्मोक निकालता है। हमारे पास ज्यादातर जो कोल मिल रहे हैं वो किस वैरायटी के मिल रहे हैं? बिटुमिनस मिल रहे हैं, राइट। लेकिन एंथ्रासाइट कोल हमें चाहिए होता है क्या करने के? कोकिंग कोल बनाने के लिए। तो आपका याद रखिएगा कि भाई हमारा हाई ऐश कंटेंट है और मेरे दोस्तों लो सल्फर कंटेंट है, तो 1 और 2 इसका क्या रहेगा बच्चा? आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? समझ के? बोला लेटराइट सॉइल इंडिया में जो मिलती है बच्चा, याद रखिए इंडिया में बहुत सारे किस्म की सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद जो आपकी सॉइल मिलती है दैट इज ब्लैक सॉइल, और उसके बाद आपका रेड एंड येलो सॉइल, और फिर आती है आपकी लेटराइट सॉइल। बच्चा याद रखिएगा लेटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा आपको आयरन एंड एल्यूमिनियम के कंटेंट मिलता है। क्या मिलता है? आयरन एंड एल्यूमिनियम का कंटेंट। ये लेटराइट सॉइल वहां मिलती है जहां पे हाई टेम्परेचर और ऑल्टरनेट पीरियड में आपका क्या रहता है? रेनफॉल होती है, फिर ड्राई कंडीशन, रेनफॉल होती है, फिर ड्राई कंडीशन। ये ज्यादातर आपको लेटराइट सॉइल कहां देखने को मिलेगी? केरला में, तमिलनाडु में, कुछ आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब यहां पे जब रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है तो इसके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल प्रोफाइल से लीच्ड आउट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? लीचिंग हो जाती है। तो इसलिए ये जो आपकी जो सॉइल है ज्यादातर क्या होती है? इनफर्टाइल होती है। इसलिए इन सॉइल्स को हम ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं बच्चा? ब्रिक मेकिंग के लिए, ईंटें बनती हैं इनसे। लेकिन अगर आप इनमें फर्टिलाइजर यूज करोगे तो आप इनमें कुछ उगा भी सकते हो, जैसे आप कैशूज, काजू इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं अगर फर्टिलाइजर की मदद से। तो आइए स्टेटमेंट से जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं दे आर जनरली रेड इन कलर। बिल्कुल सही, बिकॉज आयरन प्रेजेंट है तो रेड इन कलर है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन पोटाश। नहीं बचा, नाइट्रोजन पोटाश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल की क्या? फर्टिलिटी के लिए, जो लीच्ड आउट हो जाते हैं। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान में, यूपी। मैंने आपको बोला है कि कहां होंगे? जहां पे हाई टेम्परेचर है और रेनफॉल जो है हैवी रेनफॉल है, लेकिन अल्टरनेट ड्राई पीरियड भी है। ऐसा तो नहीं आता राजस्थान और यूपी में, ठीक है। और बोल रहे हैं आपका टापियोका और बच्चा जो कैश्यू है ये सबसे ज्यादा इन सॉइल्स में ग्रो किया जाता है। बिल्कुल सही। आपका 1 और 4 जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला आपका, ठीक है। 1 और 4 क्या किया इन्होंने? बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला। अब बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए जितने भी क्रॉप्स हैं, राइट, कॉटन, राइस, ग्राउंडनट, व्हीट, बताइए इनमें से खरीफ क्रॉप कौन है बच्चा? तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए व्हीट। व्हीट यहां पे एक्सक्लूड कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 3 बचा। कॉटन 100% खरीफ क्रॉप है बच्चा, राइट। राइस खरीफ क्रॉप है, ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जो ज्यादातर समर सीजन्स में लगाई जाती हैं, और खरीफ क्रॉप जो है वो उन जगहों पे ज्यादातर लगाई जाती है जहां पे टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी एवरेज से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। जैसे आपको पता होगा राइस जो है बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। राइस को बहुत ज्यादा क्या चाहिए रहता है? आपका पानी चाहिए रहता है। व्हीट वहीं पे बचा राबी क्रॉप्स है। ये क्रॉप्स कब ग्रो की जाती हैं? जब आपके मॉनसून खत्म हो जाते हैं और आपके विंटर सीजन के आने से पहले, अराइवल से पहले व्हीट को लगाया जाता है। और व्हीट जो है आपको पता है इसको एक रेनफॉल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है व्हीट को। वो रेनफॉल आती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से ड्यूरिंग विंटर सीजन, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां से आती है? आपकी मेडिटेरेनियन सी से। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को यहां लेके कौन आता है? और जेट स्ट्रीम का नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन व्हाट योर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये जो मैं बोल रहा हूं ये वही बच्चा समझ सकता है जिसने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है। तो व्हीट जो है बच्चा वो राबी क्रॉप है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो रही रेनफॉल जो है वो व्हीट की ग्रोथ के लिए, राइपनिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हीट ज्यादातर जो कहां ग्रो की जाती है? आपकी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। कहां? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। बोला कि क्लाइमेट एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब ह्यूमंस के लिए ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। रेनफॉल बहुत स्कैंटी, रेनफॉल बहुत कम। पीपल हु आर लिविंग इन दीज एरिया वेयर क्लाइमेट इज वेरी एक्सट्रीम, रेनफॉल इज वेरी लेस, दे आर बेसिकली नोमैडिक हर्डर्स। मतलब वो क्या है बच्चा? आपके यहां से वहां अपनी भेड़ बकरियां लेके इधर से उधर जाते रहते, उनका परमानेंट ठिकाना नहीं है, ठीक है, मूव करते रहते हैं एनुअली, राइट। बोला बताइए ये जो आपको स्टेटमेंट बताई है ये किन रीजन्स के साथ मिल रही है? तो याद रखना बच्चा ये स्टेपी के साथ मिल रही है।
ये सेंट्रलाइजेशन स्टेप ही जो है आपका बच्चा कहां से स्टार्ट होता है, ब्लैक सी से लेके बच्चा कहां तक फैला हुआ है, आपका एटलस माउंटेन्स तक फैला हुआ है। एटलस माउंटेन याद करिए, मेरी ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैप की सीरीज है, प्लीज देखिएगा। ये स्टेपी रीजन में बच्चा बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है, और क्लाइमेट बहुत हार्श होता है। गर्मी में गर्मी बहुत खतरनाक, सर्दी में तो एक्सट्रीम सर्दी होती है। अफ्रीकन सवाना नहीं बोल सकते कि अफ्रीकन सवाना में रेनफॉल स्कैंटी नहीं है, रेनफॉल अच्छी खासी हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं होती लेकिन रेनफॉल अच्छी खासी हो जाती है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई। तो साइबेरियन टुंड्रा तो आप छोड़ ही दो ना, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है बच्चा, आपका सेंट्रलाइजेशन स्टेपी। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे दोस्तों बोल रहे हैं ट्राइब्स दी गई हैं और बोल रहे हैं आपको बताइए ट्राइब्स कहां कहां रहती हैं। तो इनमें बच्चा याद रखिएगा, आपका दो ही ऑप्शन जो हैं आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज व्हाट योर ए ऑप्शन 1 और 3, यानी लिम्बो ये कहां रहते हैं, सिक्किम में। और मेरे दोस्तों आपका कौन सा, डोंगरिया कोंड। अगर आप देखोगे बच्चा डोंगरिया कोंड जो है ये पीवीटीजीज हैं, क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये अभी बहुत न्यूज में थे, तो इनका जो है आप जरूर पढ़िएगा मेरे दोस्तों। दीज वर द क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, कहां पे, आपके यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एमसीक्यूज की वीडियो सीरीज बहुत पसंद आई है। ऐसी और वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। ये इनिशिएटिव नया है, तैयारी 360 जो आईएएस है, ये नया चैनल है, लेकिन इसमें जो आपको टीचर्स मिलेंगे दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। आप वीडियोस देखेंगे, वीडियो से आपको पता चल जाएगा। 27 मई 2024 को वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर लाइव फाउंडेशनल बैच, जिसमें 800 प्लस आवर्स के आपको लाइव लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मेंटोरशिप आपको इंडिविजुअली आपको मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे दोस्तों। पीरियोडिकली आपके टेस्ट सीरीज ली जाएंगी, आपकी आंसर राइटिंग की जाएगी। आप अपने घर पे ही, आपको दिल्ली आने की जरूरत है, अपने अपने फोन पे ही इस हाई क्वालिटी लेक्चर्स को आप अपने घर बैठे हुए फोन पे ही इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और कोर्स का एक्सेस लेना है एट अ वेरी नॉमिनल रेट। साथ में बच्चा मेरा अगर आरएसएस कोड लगा देंगे, क्या आरएसएस कोड लगा देंगे, तो ऐसे कोर्स जो आपका 29,999, एक्चुअल में ये कोर्स का प्राइस नहीं है, कोर्स का प्राइस है 799999। इसको हमने डिस्काउंट करके अभी अपने अर्ली जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए ये रखा, लेकिन उसमें भी हम हर एक जो टीचर है वो अपने कोड अपने बच्चों को देंगे, जो कोड लगाएंगे उस कोड के अकॉर्डिंगली बच्चों को और हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।